हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले शेयर फॉरफीचर के बारे में। इसकी जितने भी टॉपिक्स हैं शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या है सेक्रेटरी की, और जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हो तो उसके बाद का इफेक्ट क्या होता है शेयर होल्डर्स पे और कंपनी पे। वो सारी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, और जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे। इसलिए अगर जल्दी नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं शेयर फॉरफीचर का टॉपिक। तो शेयर फॉरफिट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी शेयर फॉरफीचर होता क्या है, या उससे पहले मैं आपको एक समझाना चाहूंगा कि शेयर फॉरफिट होता क्या है। ये एक नॉर्मल कहते हैं ना लीम इन वर्ड में, बाकी फिर बाद में हम बुक में तो डिस्कस करने वाले ही हैं। ध्यान से सुनना, इसको मैं आपको रिलेट करके दिखाता हूँ जो आप लोगों ने इसके पहले रीड किया है। आप लोगों ने रीड किया होगा अकाउंट का चैप्टर नंबर सॉरी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो शेयर्स होते हैं, ध्यान से सुना, जो शेयर्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं। किसमें कॉल करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में लाइक 1 2 3 ऐसा होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर फाइनल होता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल। इस तरीके से होता है। इट मे पॉसिबल कि कुछ शेयर होल्डर्स, सम ऑफ शेयर होल्डर्स फर्स्ट पे नहीं करे, इट मे पॉसिबल सम ऑफ शेयर होल्डर फाइनल पे नहीं करते, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो बेसिक प्रोसीजर होता है, ध्यान से सुनना, एक बेसिक जो प्रोसीजर होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बेसिक प्रोसीजर, क्योंकि हम कभी भी ऐसे ही कोई रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते। हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमें सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो जो बेसिक प्रोसीजर होता है, जो लॉ में मेंशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा, कंपनीज एक्ट में मेंशन होगा, उन सभी लॉ को फॉलो करके हम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, इनको समझाते हैं, जो भी हो सकता है, प्यार से, नोटिस से, वार्निंग से, जो भी होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी शेयर्स इस शेयर होल्डर के पास है, एज्यूम करो उसका नाम ए है, तो इस ए के पास जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे शेयर्स हम लोग क्या कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फोरफिट। फोरफिट का बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो जब्त कर लेनी, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में तुम लोगों ने देखा होगा, लोग बोलते हैं ना गाड़ी उठा ले जाते हैं। जैसे टाइम पर ईएमआई पे नहीं करो तो लोग गाड़ी उठा ले जाते हैं ना, तो ये वैसे ही है। लेकिन कंपनी वाले उठा नहीं ले जाते, कंपनी वाले क्या करते हैं, आपके अकाउंट से जो शेयर है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये होता है शेयर फॉरफिट का एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में मतलब। अभी थोड़ा डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, मीनिंग देखेंगे हम लोग। उसके बाद जैसा मैंने बोला प्रोसीजर्स देखते हैं, ड्यूटीज देखते हैं, वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीनिंग देखते हैं इसका क्या होता है। शेयर फॉर फीचर रेफर्स टू द प्रोसेस, ये क्या है? प्रोसेस है, बाय विच कंपनी कैंसल्स द मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो कॉल मनी है वो पेमेंट नहीं हुआ था, दैट्स वाई उन लोगों ने क्या कर दिया, उसका मेंबरशिप कैंसिल कर। मैंने बोला ना कि उसकी जो शेयर्स है वो क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, मतलब कंपनी में वो वापस मंगा लिया। और जब कंपनी में वो वापस मंगा लिया मतलब अब उसका ये हुआ कि आप कंपनी के मेंबर नहीं रहे, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। क्लियर हुआ इतना? नाउ फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। तो शेयर फॉर फीचर इज द प्रोसेस बाय विच डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, जो वहां पे लिखा है इसी को प्रॉपर वे में लिखा है, प्रोसेस बाय विच डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर से डिसीजन लेते हैं, कैंसल्स द मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर एंड रिमूव द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। यहां पे भी वही है, बस फर्क इतना है वो शॉर्ट में लिखा है या डिटेल में लिखा है कि प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो मेंबर से कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका नाम एज अ मेंबर, आपका नाम जो है एज अ शेयर होल्डर, आपका नाम लिस्ट ऑफ मेंबर्स में से रिमूव हो जाता है एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। बस फर्क कितना आ गया, यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लिख दिया, लेट डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। मैंने आपको क्लियरली बोला कि कंपनी के आर्टिकल्स में जैसा मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्लियर है इतना? और ये क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट शेयर होल्डर हु फेल टू पे देयर ड्यूज। सिंपल सी बात है। डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों बोला है कि अगर आप नहीं पे करते, जैसे स्कूल में होता है ना कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं करते तो बोलते हैं ना टीचर्स या प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे हम लोग। यानी अगर आप सही से नहीं काम करोगे तो आपको जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो हो गया डिसिप्लिनरी एक्शन। फिर आगे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ शेयर फॉर फीचर इज अ स्ट्रिक्ट एक्शन taken by the company's directors when a shareholder fails to fulfill their financial obligation by not
पेइंग द कॉल मनी इज रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, ये स्ट्रिक्ट एक्शन है जो कंपनी के डायरेक्टर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं वो फाइनेंशियली एबल नहीं होते कि अपना जो ड्यूज है वो पे कर पाए। दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि जो फोर फीचर का प्रोसीजर होता है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को माइंड में रख के वो लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा उसमें प्रोसेस में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसलिए अंडरलाइन भी कर दिया, विच मच एक्सप्लिसिटली ऑथराइज द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मतलब बातें होंगी, उसमें पूरा डिटेल में मेंशन होता है ना। एक्सप्लिसिटी का मतलब यही है कि पूरा डिटेल में सब कुछ मेंशन होता है कि क्या और कैसे करना है। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं शेयर फोर फीचर का। अभी बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ शेयर फोर फीचर, कि कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो पहले तो याद रखना है कि इसकी जो डिटेल्स है वो कहां पर मेंशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। तो अब जब हम लोग प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसका प्रोसीजर जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या है और कैसे है। तो क्या और कैसे का मतलब सबसे पहले का पॉइंट क्या है, मैं आपको इसको स्कूल का एग्जांपल देके समझाता हूं। तो मैं ऐसे समझो कि स्कूल में, जैसे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका कैसा होता है, जिनकी फीस ड्यू होती है, ध्यान से सुनना, जिनकी क्या होती है, फीस ड्यू होती है। तो जो फीस क्लार्क होता है, मतलब क्लर्क ऑफ होते हैं ना, कि जो फीस कलेक्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद प्रिंसिपल सर को सबमिट करते हैं कि सर ये बच्चे हैं जिनका बाकी है। फिर वो क्या करते हैं, क्लास टीचर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इन बच्चों को बोलो कि फीस पे करे। तो टीचर आके क्या करता है, नोटिस बच्चों को देता है, इन्फॉर्म करता है। फिर कुछ दिन तक उसका वेट होता है, उसके बाद नहीं आते तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या लेते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं। राइट? तो ये वही प्रोसीजर, बस यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, शेयर्स का हो जाएगा। जैसे नंबर 1 क्या लिखो, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। नंबर 1, सेक्रेटरी कंप्लाइज अ लिस्ट ऑफ अनपेड कॉल्स ऑन शेयरिंग। मैंने यहाँ पे बोला ना कि जो क्लार्क होता है वो लिस्ट प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे कौन प्रिपेयर करता है, सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है, बेस्ड ऑन पेमेंट स्लिप्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। और हमारा कैसे प्रिपेयर होता है, तो हमारे स्कूल में भी रिसिप्ट होती हैं, हमारे स्कूल में कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स को देख के प्रिपेयर करते हैं। राइट? और यहाँ पर भी क्या होता है, पेमेंट स्लिप होता है जो बैंक से रिसीव करते हैं कंपनी वाले। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स, दे विल अपीयर इन द लिस्ट। सीधी सी बात है, उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम होगा, उन्हीं शेयर होल्डर्स का नाम होगा जो लोग फेल हो गए थे अपना फीस पे करने में, यानी अपना कॉल्स पे करने में। नाउ प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, कभी भी जो क्लार्क होता है या जो मेंबर होता है जो ये सारी लिस्ट प्रिपेयर करता है, वो खुद से जाके कभी भी डायरेक्टली बच्चों को नहीं भगाता है। आपने देखा होगा, तो पहले नोटिस जाती है ना, बच्चों को बताया जाता है, टीचर्स को बताया जाता है, प्रिंसिपल सर को बताया जाता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, हमें क्या करना है, पहले तो लिस्ट प्रिपेयर करना है, वो याद रखना है। फिर क्या करना है, प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। द प्रिपेयर्ड लिस्ट इज प्रेजेंटेड टू द board for the discussion and decision making regarding forfeiture. The board reviews the list to determine which shareholder have not responded to the payment request. फिर वो चेक करते हैं किसका किसका इसमें से ऐसा है जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे समटाइम ऐसा होता है कि इट मे पॉसिबल कुछ बच्चों ने या कुछ पेरेंट्स ने आके बताया होगा, सर हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है, हम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको पे कर देंगे। तो वो सारी चीजें भी वो लोग देखते हैं। क्लियर हुआ? इन सेम वे कंपनी में भी होगा, भाई किसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हुआ है। नाउ द नंबर 3, सेंडिंग रिमाइंडर्स टू मेंबर। मैंने बोला ना, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं वो लोग, पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर सेंड करते हैं। किसको? बच्चों को, कि बेटा घर पे जाके बोल देना। इन सेम वे शेयर होल्डर्स को होंगे, उनको क्या करना है, रिमाइंडर सेंड टू शेयर होल्डर हु हैव नॉट पेड द कॉल मनी। याद रखना है, अनाउंसमेंट जो होता है वो पब्लिकली भले ही हो जाता है, जैसे क्लास वाले जो मैं बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट तो क्लास में पब्लिकली होता है, बट नोटिस उनको ही भेजते हैं जिन लोगों ने नहीं पे किया है, नोटिफाइंग देम ऑफ देयर ओवर ड्यू पेमेंट्स। रिमाइंडर लेटर में स्टेट प्लीज पे योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय जो भी ड्यू डेट होगा टू अवॉइड शेयर फॉरफीचर, नहीं तो आपके साथ डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं, ऐसा मेंशन होगा। फिर सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर, पहले क्या होता है, बच्चों को बोला जाएगा, फिर क्या होगा, पेरेंट्स को बोला जाएगा, मतलब फाइनल रिमाइंडर होगा। इफ देयर इज अ नो रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिमाइंडर, फाइनल नोटिस इज सेंड विया रजिस्टर्ड पोस्ट इंक्लूडिंग वार्निंग अबाउट फॉरफीचर, ताकि कोई ऐसा गुंजाइश ना रहे, कोई ऐसा ना रहे सर आपने बताया नहीं था और आपने एक्शन ले लिया। राइट? द फाइनल रिमाइंडर मे स्पेसिफाई यू हैव 14 डेज टू रीपे ओवरड्यू अमाउंट ऑन योर शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। याद रखना है कि जो फाइनल रिमाइंडिंग होता है वो कितने डेज का होता है, ओनली 14 डेज का होता है। तो ये आपको याद रखना है, कितने डेज का होता है, 14 डेज का। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ओनली 14 डेज। ठीक है? नाउ रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर, जब फाइनल रिमाइंडर सेंड कर दिया फिर भी कोई कहते ना एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने, फिर अब क्या होगा, रिजोल्यूशन पास होगा, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। इफ द पेमेंट स्टिल नॉट रिसीव्ड, द बोर्ड passes resolution to forfeit the shares, a resolution stating resolve that
शेयर्स ऑफ जो भी होगा शेयर होल्डर का नाम बी फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट इज रिकॉर्डेड, मतलब ये पूरा मेंशन कर देंगे भाई आपने पेमेंट नहीं किया था इसलिए आपका जो शेयर है वो फॉरफिट कर रहे हैं। नाउ सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफिचर, अब उसके बाद सामने वाले पर्सन को नोटिस भी भेज देंगे भाई तुम्हारा जो शेयर है वो तो गया, क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं किया था, तुमने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो हम क्या करते भाई, हम भी मजबूर है, राइट। तो अ फॉर्मल नोटिस इज सेंट टू अफेक्टेड शेयर होल्डर्स जिसका नाम कैंसिल हुआ है, इंक्लूजिंग द रिजोल्यूशन एंड रिक्वेस्टिंग द रिटर्न ऑफ देयर शेयर सर्टिफिकेट्स। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, इशुइंग पब्लिक नोटिस। अब इशुइंग पब्लिक नोटिस में क्या है, देखो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। अ पब्लिक नोटिस इज पब्लिश इन न्यूज़पेपर टू परफॉर्म सॉरी टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द फॉरफीचर प्रिवेंटिंग एनी ट्रांजेक्शन ऑन दीज दोज शेयर्स। ये इसलिए होता है कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन जो है वो जाके किसी और को शेयर वो सेल कर दे और बेचारा सामने वाला फंस जाए। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं कि भाई ये जो शेयर है वो फॉरफिट हो गया है। द लास्ट वन इज मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो हम लोगों ने रीड किया कि उनका नेम कैंसिल करना होता है। सो द सेक्रेटरी अपडेट्स द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स टू रिफ्लेक्ट द फॉरफीचर एंड कैंसल्स द नेम ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। The entries in the register will indicate the shares are forfeited and the shareholder's name is removed। क्लियर हुआ इतना। तो ये हो गया आपके 8 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, और मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया, तो माइंड में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको लिस्ट प्रिपेयर करना है जिनका जिनका फीस बाकी है। फिर मैंने क्या बोला, वो लिस्ट हम किसको देंगे, प्रिंसिपल सर को देंगे। उसके बाद वो टीचर्स को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, इसको बोलते हैं भाई फॉर्मल नोटिस देना, बच्चों को रिमाइंडिंग करवाना। उसके बाद नहीं होता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर, जिसको फाइनल रिमाइंडर बोला हम लोगों ने। फिर उसके बाद अगर ये भी नहीं होता है तो फिर प्रिंसिपल डिसाइड करेगा भाई इन बच्चों को आपको बोल देना है कि भाई कल नहीं आएंगे, पेरेंट्स को लेकर आए, वैसा टाइप का। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि जब हम फोरफिट कर लेंगे, ठीक है, मतलब बच्चों को भाई भगा देंगे, तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई हम वो कल नहीं आना चाहिए, एज आपका फीस बाकी है। उसके बाद नोटिस ऑफ शेयर, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट में पब्लिक नोटिस है, मतलब बच्चों को बता देंगे भाई अगर आप नहीं आया तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मतलब यहाँ पे भी सेम होगा। अब बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे पब्लिक को बताना कि ये जो शेयर है हमने फॉरफिट कर लिया, आप इस पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, और लास्ट में हो जाए वो लिस्ट में एंट्री कर देंगे कि इस शेयर्स के साथ एक्शन लिया है। समझ में आया, क्लियर है इतना। तो इसको एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से, इसको पॉइंट्स पहले लिख लेना, फिर जो एग्जांपल्स दिया उसको माइंड में रिपीट करना, तो आपको 100% टॉपिक लर्न हो जाएगा। ओके चलो फिलहाल आगे चलते, क्योंकि मैं ऐसे ही लर्न करता हूं इसलिए मैंने आपको ये तरीका एक्सप्लेन किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ड्यूटीज। अब बात करते हैं कि सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती हैं। तो इसकी ड्यूटीज बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या लिखा है, वेरीफाइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल। उसका काम ये होगा कि ये चेक करना कि जो आर्टिकल्स है उसमें क्या रूल्स मेंशन है, वो सारी चीजें प्रोविजंस को चेक करेगा। तो पहला पॉइंट लिखा है वेरीफाइंग प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 2 में क्या लिखा है, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन एरियर्स। ये जो लिस्ट बनाया था वो कौन बनाता है, मेंबर, ये सेक्रेटरी बनाता है। क्लियर है इतना। अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड द रिक्वायर्ड कॉल मनी इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो बेसिक है भाई, कहाँ से प्रिपेयर करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, जो भी हम लोग को चीजें मिली है वहां से हम लोग को बेसिस पे प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट वन इज सेंडिंग रिमाइंडर्स। तो हम लोगों ने उसमें रीड किया ना, उसको रिमाइंडर सेंड करना, वो भी कौन सेंड करता है, आपका सेक्रेटरी सेंड करता है। द सेक्रेटरी सेंड्स रिमाइंडर टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज पर द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें जब पास होता है तभी सेंड करते हैं। फिर क्या है, सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर्स, तो ये भी वही है, फाइनल रिमाइंडर सेंड करना है। नेक्स्ट में क्या है, होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। जब फाइनल के बाद रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोगों ने रीड किया ना कि हम लोग मीटिंग करेंगे कि भाई फोरफिट कर लेना है हम। उसके बाद आगे क्या लिखा है, सेंडिंग फॉरफीचर नोटिस, कि उनको ऑफिशियल जो काम हो गया है, ऑफिशियल नोटिस टू द शेयर होल्डर हुज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। एंड उसके बाद क्या है आपका पब्लिशिंग, सॉरी पब्लिशिंग पब्लिक नोटिस, जो न्यूज़पेपर में देना था वो ये काम करेगा। इन द लास्ट वन इज अपडेटिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी रजिस्टर मेंबर, जो मेंबर्स का रजिस्टर होता है उसमें मेंशन करना कि इस पर्सन का जो नेम है वो रिमूव कर देना है, एज उसका जो शेयर है वो जो है फॉरफिट कर लिया। क्लियर इतना। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर रीड किया है ना, ये जो प्रोसीजर था आपका फॉरफिचर का, यही इसकी ड्यूटी है कि ये सारा काम कंप्लीट हो, अच्छे से हो। बस जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स्ट्रा है, दैट इज वेरीफाइंग प्रोविजंस। क्लियर है, इसका काम होगा वेरीफाई करना, बाकी देखो सारा सेम टू सेम है। लिस्ट प्रिपेयर करना है, उनको रिमाइंडर सेंड करना है, फाइनल रिमाइंडर सेंड करना है, मीटिंग बुलानी है, फॉरफिट का नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस देना है, फिर रजिस्टर में मेंटेन करना, और लास्ट में आपका जो है वो है री इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि अपने पास रखने से कोई मतलब नहीं, उसको मार्केट में री इशू करना है, वो भी एज पर द मेंबर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें भी जैसा पास होगा, कितना रिजोल्यूशन जैसा पास होगा उसके बेसिस पर आगे का प्रोसीजर करना होता है।
क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फोर फीचर। ओके, तो याद रखना है कि जो प्रोसीजर है और फोर फीचर है उसमें ऑलमोस्ट पॉइंट सेम है। दैट्स मैंने आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर वे में आइडिया भी लग जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट्स ऑफ शेयर फोर फीचर। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अब याद रखना है ये जो इफेक्ट है वो मेंबर्स का भी है और कंपनीज का भी, दोनों का इंक्लूडेड है। लिखा भी है ना, शेयर फोर फीचर इज अ सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेस फॉर बोथ द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। यानी फर्क तो देखो दोनों पे ही पड़ेगा, स्कूल पे भी पड़ेगा कि एक बच्चा कम हो गया, बच्चे पे क्या पड़ेगा भाई, उसका स्कूल छूट गया, राइट? तो फर्क तो दोनों पे ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहला है एंड ऑफ मेंबरशिप। किसका मेंबरशिप एंड होगा? शेयर होल्डर्स का। द शेयर होल्डर स्टेटस एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड immediately once the resolution for forfeiture is passed by the board of directors। तो याद रखना है जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, जैसे ही उसमें डिस्कशन होगा कि भाई अब इसका फॉरफिट करना है, उसके बाद ही उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ द नंबर 2, लॉस ऑफ अमाउंट। अब लॉस ऑफ अमाउंट कैसे होगा? जितना भी पैसा उसने दिया है वो पैसा रिटर्न मिलने वाला नहीं, एज दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। नंबर 3, लॉसेस ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड। सीधी सी बात है, इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हाउ विल यू रिसीव डिविडेंड, राइट? क्योंकि आपका मेंबरशिप भी कैंसिल कर दिया है। तो द फोरफिटेड शेयर होल्डर लूजेस द राइट टू रिसीव एनी डिविडेंड्स दैट मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द फोरफिचर, क्योंकि आप कंपनी का मेंबर नहीं हो। नाउ द नंबर 4, फोरफिटेड शेयर्स। अब ध्यान से सुनना, अब फोरफिटेड शेयर्स में क्या होगा? अपॉन forfeiture the company gains ownership of any amount of shareholders paid towards the forfeited shares, the amount is transferred to forfeited share account। सीधी सी बात है, जो कंपनी का शेयर था, आई मीन सॉरी, जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स था वो कंपनी ने अभी ले लिया वापस, तो ऑनर कौन बन गया? उसका कंपनी बन गई है। तो जो पैसे भी थे वो किसके हो जाएंगे? अभी कंपनी के हो जाएंगे, पर उस पैसे को ट्रांसफर क्या करना होता है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये हम लोगों ने अकाउंट्स में भी रीड किया है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट में क्या है? वंस द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड टू न्यू शेयर होल्डर्स, the forfeited share account is closed and the proceed from the reissue may be credited to share capital or other account as per the company policy। ये हम लोगों ने रीड किया है, अकाउंट्स में रीड किया है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस है तो अगर आपका पैसा बच गया तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर नहीं बचा है तो आप उसको डिस्काउंट में खत्म कर दोगे, राइट? यानी फोरफिट करने के बाद जब हम रीइश्यू करते हैं उसमें, तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि फोरफिटेड में पहले फोरफिट करोगे तो क्या होगा, फिर रीइश्यू करोगे तो क्या होगा। क्लियर है? और ये पूरा का पूरा जो अकाउंट वाला टॉपिक है वही मेंशन कर देना तो भी काम हो जाएगा। नाउ नंबर 5, ओनरशिप ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। तो हमने पहले रीड किया कि जब फोरफिट कर लिया तो उसका नया ओनर कौन बन जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिसाइड हाउ टू हैंडल देम। फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा राइट उनके पास होता है कि उनका जैसा मन करेगा, जिस वे में करेगा वो उस वे में अभी डील करने वाले उस शेयर्स के साथ। नाउ द नंबर 6 इन द फाइनल, दैट इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। द फाइनल इज कि अगर उन लोगों ने शेयर, जैसे मैंने बोला ना कंपनी पे भी इफेक्ट होगा, जब उन लोगों ने शेयर फोरफिट कर दिया है, सो कंपनी शेयर कैपिटल इज टेम्पररी रिड्यूस बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द फोरफिटेड शेयर। जैसे अगर मान लो 10 रुपए के 100 शेयर उन लोगों ने फोरफिट किया है, तो इसका मतलब 1000 से उनका जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये हम लोगों ने रीड किया है कंपनी फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट उसमें था, अगर आपने फोरफिट किया है तो उतना रिड्यूस हो जाता है, राइट? हाउएवर द कंपनी रिटेन्स द राइट टू रीइश्यू। ये हमें पता है कि वो उसको रीइश्यू करने का राइट मिल जाता है फॉरफिटेड शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। जैसा बोर्ड डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में रीइश्यू कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपका टॉपिक था शेयर फोरफिटर, जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक एक्सप्लेन किया। सबसे पहला क्या था आपका प्रोसीजर, फिर क्या था ड्यूटीज, और फिर क्या था आपका इफेक्ट्स। क्लियर इतना? सो 3 टॉपिक याद रखना है, इसमें हमने डिस्कस किया है। नंबर 1 क्या था आपका? नंबर 1 है फोरफिचर। फिर नंबर 2 में क्या था आपका? ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज थी? सेक्रेटरी की। और ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। एंड उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा हम लोगों ने किया वो क्या था? इफेक्ट्स। और जो इफेक्ट्स है उसमें पहले किसका याद रखना है? पूरा का पूरा मेंबर का, और फिर एक किसका याद रखना है? कंपनी का। क्लियर है इतना? सो ये फाइनल टॉपिक फिनिश हुआ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और बाकी जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर भी करते रहो, ताकि उन लोगों को भी आइडिया लगे और थोड़ा बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, ताकि किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी थोड़ी हेल्प मेरी भी हो जाएगी, लाइक कमेंट शेयर से सारी चीजें करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो बाकी जो है वो धीरे धीरे प्रोसेसर्स को कंटिन्यू करेंगे। वो तो अभी जैसे जैसे बच्चों को समझ में आएगा मिलेगा, वो अपने आप सारी चीजें होती हैं, वो कहना नहीं पड़ता है। जैसे कोई अच्छी चीज है वो लोगों को पसंद आएगी तो उसके बारे में किसी को कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, लोग उसको खुद से माउथ एडवर्टीजमेंट करते हैं। सेम भी इसका भी होगा, लेकिन कोई इशू नहीं, बट मेरा काम है एक बार बोल देना सो दैट कि आप थोड़ा सपोर्ट कर सको। ठीक है? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।